तो चलिए इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि बीटेक AKTU फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्लैंक्स थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द प्लैंक थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन केस ऑफ नॉर्मल बॉडी के केस में क्या होता है, जब कोई एनर्जी, जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इंसिडेंट होती है नॉर्मल बॉडी में, तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, और उनमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है वो आफ्टर ऑल बाद में कुछ कुछ करके रेडिएट हो जाती है। ये किसका केस है? ये है हमारे नॉर्मल बॉडी के केस में होता है। अब आइए देखते हैं ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी केस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी के केस में जितनी भी रेज जो इंसिडेंट होती हैं वो पूरी की पूरी रेडिएट हो जाती हैं। तो आपको नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी केस में जो डिफरेंस था वो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या लिया गया, एक बॉक्स लिया गया जिसको अंदर से चारकोल से पूरी तरह से पेंट कर दिया गया। ठीक है, जब इसको हीट प्रोवाइड की गई तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली उसको प्रिज्म के थ्रू पास कराई गई। अब प्रिज्म के थ्रू क्यों पास कराई गई? क्योंकि हमें पता है कि प्रिज्म में जो भी रेज इंसिडेंट होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जब ये प्रिज्म से पास कराई गई तो क्या हुई, स्प्लिट हो गई, जिसमें क्या, जो लो फ्रीक्वेंसी की थी वो अपर साइड दिखी, जो हाई फ्रीक्वेंसी की थी वो लोअर साइड दिखी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाई वेवलेंथ की रेज थी वो किसी स्क्रीन के इस साइड पे दिखी, और जो लो फ्रीक्वेंसी की थी, जो लो वेवलेंथ की थी वो लोअर साइड दिखी। तो अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और इंटेंसिटी के अगेंस्ट एक ग्राफ ड्रा किया गया जो कि इस तरह फॉलो किया गया, जहां पे पाया गया कि बेस्ड ऑन सर्टेन वेवलेंथ क्या हुई, इंटेंसिटी क्या हुई, मैक्सिमम हुई, और कुछ वेवलेंथ के लिए जो है क्या है, इंटेंसिटी मिनिमम है, वो इस साइड भी और इस साइड भी। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जहां पे जो चारकोल से पेंटेड बॉक्स था उसको हीट किया गया, वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, जहां पे जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो रेज थी, जो मतलब रेडिएट होकर बाहर निकली, उनके रिगार्डिंग एक ग्राफ ड्रा किया गया जो कि एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया ग्राफ हमें ये मिला। ठीक है, अब ये जो हमें ग्राफ मिला, मैंने वो जो ग्राफ बना था उसको नेक्स्ट पेज में आपको प्रॉपर अच्छे से समझाया हूं कि दिस ग्राफ वाज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, मतलब वो जो चारकोल वाला एक्सपेरिमेंट किया गया ना उससे हमें ये ग्राफ मिला। ठीक है, एंड देन थ्योरी सर्च्ड बाय टू साइंटिस्ट रेलिग एंड जीन्स। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले एक प्रैक्टिकल किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे हमें ये ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ को देखते हुए इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, जिससे वो देखना चाह रहे थे कि उनकी थ्योरी के मतलब क्या, उनके जो वो एजम्पशन ला रहे हैं, जो एज्यूम कर रहे हैं, वो क्या इस कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि रेलिग जीन्स लॉ क्या है, उनकी क्या एजम्पशन थे। ठीक है, तो they used classical mechanics, okay, and assumed that electromagnetic radiation behave as a wave and made law। मतलब इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे बिहेव करती है, एज अ वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को उस वक्त तक नहीं जाना गया था। इसी वजह से इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव कंसीडर किया, और हेल्प किसके लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स की। ठीक है, तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया इस लॉ को लाते हुए, तो उनका ग्राफ कुछ ऐसे हुआ। मतलब ये जो ग्राफ है ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिला था। ठीक है, जो चारकोल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, और जो रेलिग एंड जीन्स ने क्या कहते हैं अपनी थ्योरी प्रपोज्ड की क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ
कि ये ग्राफ हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो सही था, लेकिन अगर हम बात करें कि लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उनका ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था उससे डिफर था। मतलब रेले एंड जीन्स का जो लॉ था वो इस तरह आया था, यहां से करके ये ऐसे आ गया था। मतलब इस चीज को वो मैप नहीं कर पाया जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। तो ये क्या था, रेले का और जीन्स लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक आया क्यों? पहला ड्रॉबैक इस वजह से आया क्योंकि जो रेले एंड जीन्स ने था, रेले और जीन्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव कंसीडर किया। और सेकंड थिंग, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिज्म यूज की। तो इन सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए प्लैंक्स लाया। ठीक है, अब देखिए प्लैंक्स ने क्या किया, प्लैंक्स ने जो रेले और जीन्स का लॉ था उसको पूरा सिरे से नकार दिया, क्योंकि वहां पे क्या किया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव कंसीडर किया गया था। प्लैंक्स ने क्या किया, प्लैंक्स ने अपना कुछ एजम्पशन लिया और उस एजम्पशन के रिगार्डिंग जब उन्होंने ग्राफ बनाया वेवलेंथ और इंटेंसिटी के रिगार्डिंग, या वेवलेंथ और इंटेंसिटी के अगेंस्ट जो ग्राफ प्लॉट किया, तो जो हमें एक्सपेरिमेंट से ग्राफ मिला था, आप याद कीजिए वो चारकोल वाला एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ हमें मिला था, और जो प्लैंक ने अपने थ्योरी, जो प्लैंक ने कुछ एज्यूम किया उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मिला, वो दोनों क्या हुआ, दोनों एकदम मैच हो गए, एक दूसरे से सिमिलर हो गए। अब प्लैंक ने कुछ एजम्पशन किया जिसके अकॉर्डिंग या जिसके रिगार्डिंग उन्हें ये ग्राफ मिला। ठीक है, अब प्लैंक्स का एजम्पशन था क्या, तो हम वो चीज समझते हैं। प्लैंक ने सबसे एक अलग बात बताई कि जो एक ऑक्सीलेटिंग बॉडी होती है, जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करती है, तो वो एनर्जी क्या होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, इन द फॉर्म ऑफ चंक होती है या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होती है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इन फॉर्म ऑफ चंक कॉल्ड क्वांटा। मतलब जो ऑक्सीलेटिंग बॉडी होती हैं उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती हैं वो क्या होती हैं, फॉर्म ऑफ चंक होती हैं, पैकेट के फॉर्म में होती हैं, कंटिन्यूअस नहीं होती है। एंड दिस एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म इन द सेंस कि मान लो कोई एक क्वांटा है, कोई एक पैकेट है, तो उसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि यहां पे लिखा गया है एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे करके होगी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगी। ई क्या है, एनर्जी है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर हम आपको बताएं तो इसके पहले क्या एज्यूम किया जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस होती है, मगर मतलब हम बात करें तो इज इक्वल टू एच न्यू है, तो 1.5 एच न्यू, 2.5 एच न्यू, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन प्लैंक्स ने क्या कहा कि जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में होती है, और ये पैकेट्स जो होते हैं ये एनर्जी इनमें डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। मतलब ये एच न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती हैं, लेकिन ये 1.5 और 2.5 नहीं हो सकती। तो ये था हमारा प्लैंक्स थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये टॉपिक कैसे समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस कहीं पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप प्रॉपर उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।